नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम, जय असम। साथियों, पिछले 15 दिन से हम लोग हैं असम में। हम 19 तारीख को गुवाहाटी में थे, 22 तारीख को हम डिब्रूगढ़ में थे और उसके बाद फिर हम तिनसुकिया में थे और आज फिर हम डिब्रूगढ़ में हैं। आप देख रहे हैं हमारे पीछे ब्रह्मपुत्र नदी बह रही है। 3-4 दिन पहले तक इसमें इतना पानी नहीं था, लेकिन अभी थोड़ा बारिश के कारण बढ़ गया है। साथियों, बात करने वाले हैं हम लोग असम के चुनाव पर। आप सब देख रहे हैं कि देश के 5 राज्यों में चुनाव हैं और असम में बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ी हुई है, क्योंकि सबसे पहला चरण जो होना है चुनाव का वो असम में होना है। आपने किसान आंदोलनों में हमें देखा था कि किस तरह से हम लोग वहाँ की आपको अपडेट देते रहे थे, और उसके बाद जब भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही ने आकार विस्तार करना शुरू किया अपना, तो हमें लगा कि हमें उन राज्यों में भी जाना चाहिए जहाँ भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है और वो किस तरह से चुनाव लड़ रही है। तो मैं आपको बताऊँ कि यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी का चुनाव जीतने का जो मूल मंत्र है वो वही है जो उन्होंने बिहार में प्रयोग किया। मंत्र ये था कि बिहार में जल्दबाजी में एक योजना लॉन्च की गई महिलाओं के लिए, और फिर उस योजना के तहत हर महीने या 3 महीनों पर दी जाने वाली एक राशि जो महिलाओं के खाते में जानी थी, वो एक साथ संग्रहित रूप से चुनाव से ठीक पहले डाल दी गई। वही दोहराया गया है असम में। असम में महिलाओं को एक योजना के तहत 1250 रुपये प्रति माह दिया जाता है, और इन्होंने अब उस प्रति माह की योजना को एकमुश्त तरीके से 9,000 रुपये प्रति महिला के अकाउंट में डाल दिए हैं। और कहा जा रहा है कि असम की लगभग 70% वोटर महिलाओं के खाते में ये राशि जा चुकी है। तो साथियों, भारतीय जनता पार्टी के पास आपने देखा कि उनकी चुनावी रैलियों में भीड़ किस तरह से नहीं थी पटना में या बिहार के दूसरे क्षेत्रों में। बहुत सारे दावे रिपोर्टर्स के और जनता की ये भी थे कि ये भीड़ लाई गई है, लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ उन्होंने इतनी बड़ी जीत हासिल करी। असम में भी इनका यही तरीका है। ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम महिलाओं को पैसे दे दें, उसके अलावा नेताओं के ऊपर डर दिखाना कि अगर आप चुनाव में एक लिमिट क्रॉस कर जाते हैं अपनी, तो हम आपको दिखाएंगे कि आपने गलत खर्चा किया है, जो दूसरे विपक्षी नेता हैं। और खुद अंधाधुंध राज्यों में शराब बांटी जा रही है, पूरे राज्य में लोगों को पैसे बांटे जा रहे हैं। कोई भी मुद्दा नहीं है हेमंत बिस्वा शर्मा के पास कि वो अपनी किसी उपलब्धि को लेकर चुनाव लड़ें। वो कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र भारत को बनाना है और असम घुसपैठियों की समस्या से बहुत बुरी तरह से ग्रसित है। तो पिछले 10 साल से उनकी सरकार है, लेकिन वो अभी तक घुसपैठियों को बाहर नहीं कर पाए। ये दावा बिल्कुल खोखला है, पिछले 2 चुनावों में था और आज फिर वही दावा है, तो उसका कोई निस्तारण नहीं हुआ है। यहाँ पर मुद्दा है जुबीन गर्ग, जो भारत के एक महान गायक थे। असम के लोगों की जो संवेदनाएं हैं उनके अंदर इतनी गहरी हैं कि जब हम जुबीन गर्ग के बारे में किसी से बात करते हैं तो लोग भावुक हो जाते हैं। उनकी मौत एक रहस्यमयी तरीके से हो गई। आनंद फानंद में उसकी रिपोर्ट आई और उनको बताया गया कि शायद ये इस तरह से उनका देहांत हुआ है, लेकिन लोग यकीन नहीं कर पा रहे हैं। दूसरा मसला यह है कि जुबीन गर्ग की मृत्यु से पहले कुछ इंटरव्यू, कुछ पॉडकास्ट उन्होंने जो करे थे, उसमें साफ साफ कहा था कि वो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा का समर्थन नहीं करते हैं। लोगों में आक्रोश है और लोग समझ रहे हैं, क्योंकि मैं जब गुवाहाटी और डिब्रूगढ़ के परे जब रूरल एरिया में गया तो मैंने देखा कि सड़कों की हालत बिल्कुल ख़राब है। लोग भारतीय जनता पार्टी से नाखुश हैं, लेकिन लोगों के अंदर पिछले 15 साल में भारतीय जनता पार्टी ये धारणा बनाने में कामयाब हो गई कि जिसके पास पैसा है वो जीतेगा। क्योंकि आप देखिए, चुनाव आयोग को जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अपने शिकंजे में लिया है, केरल में आपने उसका उदाहरण देखा। केरल के चुनाव आयोग के मुख्यालय से विपक्षी पार्टियों के नेताओं को जो आधिकारिक पत्र भेजा गया, उसके ऊपर बीजेपी की मोहर लगी हुई थी, और ये बताता है कि कितना बड़ा एक साजिश चल रही है चुनाव आयोग की और भारतीय जनता पार्टी की मिलीभगत किस तरह से काम कर रही है। ये करते क्या हैं, मैं आपको उदाहरण देता हूं कि जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, वे सरकारें अगर अपनी किसी योजना के तहत अपनी जनता को पैसा देना चाहती हैं तो चुनाव आयोग उस पर रोक लगा देता है कि आप चुनाव से पहले ये नहीं कर सकते। उदाहरण के लिए आप तेलंगाना को लीजिए। 2023 दिसंबर में तेलंगाना में चुनाव हुए, और चुनावों से पहले से पिछले 5 साल पहले से 2018 से एक योजना चल रही थी जिसको रैतु बंधु कहा जाता है, जिसे किसान बंधु भी कहते हैं। उस योजना के तहत वहाँ के उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव केसीआर अपने किसानों को प्रति एकड़ 10,000 रुपये देते थे, जिससे उनकी फसलों की सिंचाई, बुआई और खाद का खर्चा चल सके। और उन्होंने अपनी समय सीमा पर ही जब वो पैसे देने की बात करी, रैतु बंधु योजना का पैसा अपने निर्धारित समय पर देने की बात कही, तो चुनाव आयोग ने उस पर रोक लगा दी कि चूंकि चुनाव आ रहा है इसलिए आप इसका गलत प्रयोग करोगे। केसीआर वो योजना का पैसा ट्रांसफर नहीं कर पाए, जिसका उन्हें नुकसान उठाना पड़ा चुनाव में। हालांकि वो योजना पुरानी थी, लेकिन ये बिल्कुल नई योजना बनाकर और धड़ल्ले से पैसा बांट रहे हैं।
लेकिन कोई सवाल नहीं कर रहा है। चुनाव आयोग इनको, बहुत सारे लोग तो बता रहे हैं कि बिहार में चुनाव के अंतिम दिन तक लोगों के खाते में पैसा ट्रांसफर हुआ है। जिन संबंधित बैंकों से हुआ है वो कितना इसके बारे में सबूत दे पाएंगे मुझे पता नहीं है, लेकिन ये एक तरह से लोकतंत्र के ऊपर सीधा हमला है। अगर इसी तरह से देश में चुनाव होते रहे तो 5 साल तक पार्टियां देश की जनता को लूटेंगी, उनके टैक्स के पैसे को लूटेंगी, और जब चुनाव आएगा तो एक निर्धारित वोट बैंक के खाते में वो ट्रांसफर कर देंगी। तो नोट फॉर वोट इस स्कीम का नाम अब कुछ योजनाओं में शामिल कर दिया गया है और इसको अब लीगल बना दिया गया है। तय असम के लोगों को करना है कि वो इस राज्य के विकास के मुद्दे पर चुनाव में वोट करेंगे, वो जुबीन गर्ग के न्याय के लिए वोट करेंगे, जुबीन गर्ग की विचारधारा के लिए वोट करेंगे, वो बेरोजगारी के मुद्दों पर वोट करेंगे, या फिर वो एक ऐसे प्रोपेगेंडा के तहत वोट करेंगे जिसकी संभावना इस देश में है ही नहीं। इस देश में हिंदू मुस्लिम आज़ादी से पहले से रहते आए थे, अंग्रेजों के कारण इस देश का विभाजन हुआ, उसके बाद भी इस देश में मुस्लिम रहते हैं। इंडोनेशिया के बाद भारत सबसे ज़्यादा मुस्लिम वाला कंट्री है, हम मुस्लिम आबादी के मामले में दूसरे नंबर पे आते हैं। उसके बावजूद भी इस देश में करोड़ों लोग अमन और शांति के साथ रहते हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ जब यहाँ आए तो वो भी यही कहकर गए कि इसको हम जिहादी लैंड नहीं बनने देंगे। लेकिन उनसे जब पूछो कि जब आप सरकार में हो तो आप क्यों ऐसे घुसपैठियों को बाहर नहीं कर पा रहे, जिसको आप घुसपैठी मानते हो, तो उनके पास कोई जवाब नहीं है। लेकिन सिर्फ वो लोगों की भावनाओं को भड़काकर उसको वोट में तब्दील करने का काम कर रहे हैं। तय असम की जनता को करना है कि क्या वो एक ऐसे भ्रष्ट नेता को चुनेंगे जो पहले एक विपक्षी पार्टी में था और जब उसके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा तो खुद उस पार्टी में शामिल होकर मुख्यमंत्री बन गया, या फिर वो किसी नए व्यक्ति को मौका देना चाहेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि विपक्षी नेता सभी खरे हैं और सब भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं है, मैं बस इतना कह रहा हूँ क्या असम कोई विकल्प तलाश पाएगा इस बार। बाकी ब्रेक के बाद हम बात करते हैं और मसले लोगों से जानेंगे जिनसे आपको अवगत कराएंगे। अभी आप ब्रह्मपुत्र नदी का मजा लीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, जय असम।